नमस्कार दोस्तों। डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 25 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम सौभाग्य हैज कंप्लीटेड 3 years since its inception on September 25, 2020. Which of the following statement is correct regarding the scheme? वीडियो को पॉज करके आराम से चारों स्टेटमेंट को पढ़िए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। Now the answer is option A. It is a scheme which was launched to achieve universal household electrification. बिजली से रिलेटेड है, हर घर में बिजली पहुंचाने से रिलेटेड है। दोस्तों चारों स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है? इट इज ए स्मॉल डिपॉजिट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर ए गर्ल चाइल्ड एज ए पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। इस स्कीम का नाम क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए स्टेटमेंट बी का आंसर। ठीक है, तो वापस आते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये योजना का नाम बता दिया, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इस पर आता है सौभाग्य स्कीम, राइट। इसका 3 साल हो चुका है, सितंबर 2017 में लॉन्च हुआ था, अब सितंबर 2020 में 3 साल हो चुका है, इसका न्यूज आया है, राइट। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या था? एक तो इट वॉज लॉन्च टू अचीव यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट। It seeks to provide electricity connections to all households in rural areas and urban areas. ठीक है, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों में, हर घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना। इसके लिए एक साइट भी है, पूरा इन्फॉर्मेशन इस साइट से आपको मिल सकता है, saubhagya.gov.in। स्कीम वाज स्टार्टेड विद एन एस्टिमेट ऑफ 16,320 crore रुपीज, राइट। अब देखो लास्ट स्टेटमेंट, हाउस होल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड थ्रू द सोशियो इकोनॉमिक एंड कैस्ट सेंसस SECC ऑफ 2011। दोस्तों 2011 में अपना लास्ट सेंसस हुआ था, अब अगला सेंसस होगा अगला साल 2021 में। तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कैस्ट सेंसस भी कंडक्ट कराया था। उसमें पता चला कि कौन कौन सा घर बिलो पॉवर्टी लाइन में है, तो उस घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना सरकार का काम था, और दूसरे घरों में भी पहुंचाते हैं वैसे, राइट। तो ये रहा हमारा सौभाग्य स्कीम के बारे में, राइट। क्वेश्चन नंबर 2। विद रेस्पेक्ट टू द प्लास्टिक पार्क स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज करके तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। दोस्तों स्टेटमेंट 2 जो है गलत है। स्कीम एनविसाजेस टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक विथ बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स thereby रिड्यूसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। दोस्तों प्लास्टिक पार्क स्कीम और स्टेटमेंट नंबर 2 में कोई संबंध नहीं है। वैसे देखते हैं क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स 10 प्लास्टिक पार्क सेटअप करने के लिए अप्रूवल दिया है। ये स्कीम वैसे लॉन्च हुआ था 2019 में। दोस्तों प्लास्टिक का यूज हमें डेली लाइफ में होता है, तो इंडिया में प्लास्टिक इंडस्ट्री इतना फ्लरिश नहीं है, इतना प्रोडक्शन प्लास्टिक का है ही नहीं, हमारी डेली नीड्स को मीट कर पाए। तो अभी क्या कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि प्लास्टिक पार्क्स सेटअप करेंगे डिफरेंट स्टेट्स में, और हम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को बूस्ट देंगे, हम प्लास्टिक आइटम्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा हूं, वो पढ़ लेना। वैसे मेजर पॉइंट्स में बता रहा हूं। प्लास्टिक पार्क्स कहां कहां सेटअप करेंगे? मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड में, राइट। प्लास्टिक पार्क इज ए डेडिकेटेड जोन ऑफ प्लास्टिक एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 40 करोड़ तक एक प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड करेगा, बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, राइट। अब करंटली इंडिया शेयरिंग ग्लोबल मार्केट इज ऑफ प्लास्टिक्स इज वेरी लो। द ग्लोबल ट्रेड ऑफ प्लास्टिक्स इज $1 trillion while इंडिया शेयर इज जस्ट 1%। ठीक है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में इंडिया का शेयर बहुत कम है, केवल 1% है। ठीक है, और मेजर चैलेंज विद द प्लास्टिक इंडस्ट्रीज इन इंडिया इट इज इन इट्स रिसाइकलिंग। दोस्तों प्लास्टिक जो है जितना हमारे यूज में होता है उतना वो एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ही है। हम प्लास्टिक चीज़ों को यूज करके फेंक देते हैं, अगर पानी में फेंकते हैं, कोई वाटर बॉडीज में फेंकने से उधर के जो एक्वाटिक लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब करता है। तो दोस्तों एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी साथ साथ इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वाला 2 स्टेटमेंट है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना, नोट्स बना लेना, क्योंकि इस तरह की स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जैसे ग्लोबल ट्रेड ऑफ प्लास्टिक्स इज $1 trillion एंड वेल इंडिया शेयर इज जस्ट 1%, और ओनली 60% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट गेट्स रिसाइकल्ड इन इंडिया, ऐसा पॉइंट्स हमारा मेंस में जनरल स्टडीज पेपर में काम आता है, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। विथ रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। पॉज करके वीडियो को आराम से तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली।
तो दोस्तों पहले तीनों स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। इट इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 1974, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है, एनविस इज ए प्लान प्रोग्राम होस्ट बाय सीपीसीबी, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है जानने के लिए पहले एनविस क्या है मालूम होना चाहिए, और इन्फोटेरा जो तीसरा स्टेटमेंट में ये भी क्या है मालूम होना चाहिए। दोस्तों ये सब एक एक एजेंसी है, एक एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जो सीपीसीबी से रिलेटेड है। देखते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड ए वेबिनार टू कमेमोरेट 46 फाउंडेशन डे ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑन सितंबर 23, 2020। तो इसका 46 फाउंडेशन डे था, इसलिए न्यूज में था सीपीसीबी का। अब सीपीसीबी के बारे में कुछ देखते हैं। इट इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। दोस्तों देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर आ रहा है, 1974 में ये एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द वाटर प्रिवेंशन, ओनली वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन था। इसके बाद 81 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट भी जोड़ दिया। अब देखो 74 में इतना एयर पोल्यूशन नहीं था, 81 तक व्हीकल्स ज्यादा हो गया, इंडस्ट्रीज ज्यादा हो गया, और ये जो एयर भी डाल दिया गया, ठीक है। नाउ इट प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एनवायरमेंट एक्ट 1986। देखो पूरे टेक्निकल सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के लिए। दोस्तों जितने भी ये पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको करता है, हमारे एनवायरमेंट को, हमारे फॉरेस्ट को। तो ऑब्वियस ही बात है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के लिए ये काम करते हैं। इट इज ए टेक्निकल विंग ऑफ द गवर्नमेंट फॉर डूइंग द एनवायरमेंटल रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन इट एंड टू एनफोर्स इन द कंट्री। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टेक्निकल विंग है ये, ठीक है। पूरा एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी रिसर्च करना, इसको मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, इसका काम है। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 1982 एस्टैब्लिश द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनविस। जो एनविस क्या है, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये एनविस प्रोवाइड करता है। एक नेटवर्क है दोस्तों, इसका ब्रांचेस हर कोने में कंट्री में, तो ये फोकल पॉइंट जैसा काम करता है और इंफॉर्मेशन देता रहता है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, ठीक है, ये सब। द फोकस ऑफ एनविस सिंस इंसेप्शन हैज बीन प्रोवाइडिंग एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी प्लानर्स, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, रिसर्च वर्कर्स एक्सेट्रा ऑल ओवर द कंट्री। In order to strengthen the information activities, ENVIS was designated as the regional service center, देखो, of Infoterra। तो Infoterra क्या है, Infoterra ऐसे एक एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सेंटर है जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करता है, ठीक है, एक इंटरनेशनल बॉडी है। अब देखो ये जो Infoterra है, ये एनविस को लगा दिया था किस काम के लिए, एज द रीजनल सर्विस सेंटर फॉर Infoterra। Infoterra का एक रीजनल सर्विस सेंटर जैसा काम करेगा अपना एनविस फॉर द साउथ एशिया सब रीजन कंट्रीज। जितने भी साउथ एशिया में कंट्रीज है, उसका जितने भी क्लाइमेटिक एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन एनविस प्रोवाइड करेगा, किसको, Infoterra को। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और स्टेटमेंट तीनों को पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। Statement 2, pest attacks are not covered under the act for which the disaster response funds can be used। गलत है, पेस्ट अटैक्स भी कवर्ड है दोस्तों पीएम मोदी जी ने रिसेंटली एक चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के साथ एक मीटिंग कंडक्ट किया और एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है, इसके नॉर्म्स को थोड़ा सा ईज किया। जो 35% पहले था उसको 50% कर दिया, 50% तक पैसे निकाल सकता है एसडीआरएफ से अभी स्टेट्स। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए, तो उसके लिए पैसे खर्चे करना है, तो उसके लिए स्टेट्स को ये फैसिलिटी दिया गया, ठीक है। वैसे ही रिसेंटली मार्च में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 को एक नेशनल डिजास्टर अनाउंस किया था, ठीक है, डिक्लेयर किया था बेसिकली। दिस वॉज डन टू हेल्प द स्टेट्स टू यूज द स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड फॉर कोविड-19 रिलीफ मेजर्स, ठीक है। जो कोविड-19 रिलीफ मेजर्स के लिए जो पैसे चाहिए वो एसडीआरएफ से स्टेट्स अभी निकाल सकता है इसके लिए। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसके अंदर 30 डिजास्टर्स है, मतलब कोविड-19 को छोड़ के ये क्या क्या है देखो, लैंडस्लाइड्स, एर्थक्वेक्स, साइक्लोन, हेलस्टॉर्म, ड्रॉट, फायर, पेस्ट अटैक्स, सुनामी, अवलांचे, फ्रोस्ट, क्लाउड बर्स्ट एंड कोल्ड वेव्स। ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। इतना हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार डिजास्टर से बेसिकली, ठीक है। अब स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के बारे में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 13 फिनेंस कमीशन एसडीआरएफ वाज कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। तो फिनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन थ्रू एसडीआरएफ कॉन्स्टिट्यूट किया था।
under Disaster Management Act 2005, right? Government of India allocates 75% of SDRF to the states and 90% for special category states, right? मतलब नॉर्मल स्टेट्स के लिए 75% देता है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है उसके लिए 90%. डिसबर्समेंट ऑफ द फंड फॉर स्टेट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन. ये हमें पता ही है, फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंड करता है एक एक स्टेट्स को कितना ग्रांट देना चाहिए, कितने पैसे देना चाहिए, तो उनके हिसाब से काम करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज एम्पावर्ड टू रिलीज 25% ऑफ द सेंट्रल शेयर इन केस ऑफ इमरजेंसी. देखो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है. जो होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये 25% जो सेंट्रल शेयर है वो इमीडिएटली रिलीज कर सकता है. आपने कभी देखा होगा, कभी जब डिसास्टर होता है प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है और डिक्लेयर करते हैं इतना पैसा हम इमीडिएटली दे देंगे आपको. तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास रहता है इसका पावर. द फंड इज ऑडिटेड बाय द सीएजी ऑफ इंडिया एवरी ईयर. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीएजी इसको ऑडिट भी करता है. क्वेश्चन नंबर 5. मांदल बुथा रोक, कारगा बुथा एंड हंसाल स्तूपा आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. पॉज करके पढ़िए चारों ऑप्शंस को और बता दीजिए आंसर क्या है. आई होप आपने पढ़ लिया होगा. द आंसर इज जिलजित बल्तिस्तान. दोस्तों, जिलजित बल्तिस्तान जो है आजकल न्यूज़ में है. क्यों? पाकिस्तान उधर इलेक्शंस कंडक्ट कराने वाला है. इसके बारे में एक न्यूज़ आज डेली करंट अफेयर्स में हर्षित शाह ने ऑलरेडी कवर किया है. तो दोस्तों, जिलजित बल्तिस्तान जितने डिस्प्यूटेड है उतने ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी जिलजित बल्तिस्तान को है. बहुत पुराने 7th and 8th सेंचुरीज का बुद्धिस्ट स्तूपास, बुद्धा स्ट्रक्चर्स उधर है. ठीक है दोस्तों, तो उसमें से एग्जाम्पल से जैसे मांदल बुथा रोक है, ये जो फोटो दिख रहा है यही है मांदल बुथा रोक. इसमें क्या है, एक लार्ज ग्रेनाइट रॉक है ऑन विच पिक्चर ऑफ बुद्धा हैज एनक्रेव्ड विच प्रोबेबली डेट्स बैक टू 8th सेंचुरी. राइट. मांदल कहाँ है? स्कदू टाउन में. स्कदू एक मेन टाउन है जिलजित बल्तिस्तान का. राइट. अब क्रागा बुथा, ये है क्रागा बुथा. फाइन बुथा कर्विंग्स डेटिंग बैक टू 7th सेंचुरी. The curvings are reminiscent of a time where जिलजित was an import stop on the Silk Road. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो जिलजित है वो पुराने जो सिल्क रूट है उसमें एक मेजर टाउन था. ये बिट फर्दर अवे फ्रॉम जिलजित देयर इज हंसाल स्तूपा. हंसाल स्तूपा का ठीक से कोई पिक्चर नहीं मिला है क्योंकि स्तूपा इज मोस्टली इन रूइंस एंड इट रिक्वायर्स सम इमेजिनेशन टू सी व्हाट इट मस्ट हैव बीन लाइक. देखो, देखने से कुछ पता नहीं चलेगा, हमें इमेजिन करना पड़ेगा एक बुद्धा स्टैचू था. ठीक है. वैसे हमें यह मालूम होना जरूरी है, ये नाम सुनते ही ये कहाँ है. दोस्तों, इस तरह की क्वेश्चन यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है. अगर न्यूज़ में कोई भी इंपॉर्टेंट जगह आ रहा है तो आप वो इंपॉर्टेंट जगह के बारे में पढ़ लीजिए, उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी साथ साथ पढ़ लीजिए. उधर कोई आर्कियोलॉजिकल साइट्स है क्या, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है क्या, ये सब पढ़ना जरूरी है. तब आप इस तरह की क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे. राइट दोस्तों. तो दोस्तों, हमारे 5 क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है. ये कल का क्वेश्चन था, पूछा गया था जो 400 पायलट व्हेल्स मारे थे टास्मानिया वेस्ट कोस्ट में. टास्मानिया का लोकेशन क्या है? टास्मानिया का लोकेशन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का सतर्न एरिया में है. दोस्तों, एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर ये इवन होने से पहले मैं अगर आपसे पूछता ये टास्मानिया का लोकेशन, ये थोड़ा सा दिक्कत होता. तो आप लोग सभी ने सही आंसर दिया और सही तरह आप लोग न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, इसलिए आप लोग ये आंसर आराम से दे पाया. जब भी कोई न्यूज़ कोई भी एरिया के बारे में आता है उसका मैप पोजीशन, उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन जान के रखिए. मैप से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में कम से कम 2 से 3 पूछा जाएगा. राइट. वैसे टास्मानिया नाम थोड़ा सा अफ्रीकन कंट्री जैसा लगेगा, जैसे टैंजानिया एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है. ठीक है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है. राइट दोस्तों. अब आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है. इंडियाज डांसिंग डियर संघाई एंड देयर यूनिक फ्लोटिंग होम आर अंडर थ्रेट due to mushrooming agricultural practices and human settlements. To which Indian state you can relate this statement? तो इसकी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. तो दोस्तों, हमारे डेली प्रीलिम्स 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है. उम्मीद है आप लोग को कुछ सीखने को आज मिला. तो दोस्तों, इस पीपीटी की पीडीएफ एज यूजुअल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल में शाम तक अपलोड हो जाएगा. तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.